हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल है और पिछले चैप्टर जैसा मैग्नेटिक फील्ड जैसा चैप्टर जैसा थोड़ा बोरिंग नहीं है, ये हाईली कंसेप्चुअल है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? जैसे सिमिलरली हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या पढ़ा था बच्चों? कि किसी भी सरफेस से जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो सरफेस के नॉर्मल हो, जो सरफेस के क्या हो नॉर्मल, जो सरफेस को पेनेट्रेट करके निकले, वो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये सारी लाइंस के नंबर जो होते हैं, जो काउंटिंग होती है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में काउंट होती थी। ओके, इनको काउंट करते थे एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक टोटल परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद है? तो इनका देखो, प्लेन के साथ इसका एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। बट प्लेन के नॉर्मल के साथ इनका एंगल कितने डिग्री है बेटा? एन कैप के साथ 0 डिग्री। कितना है? 0 डिग्री। तो हमेशा हम नॉर्मल के साथ, इस चैप्टर में हम नॉर्मल के साथ एंगल लेंगे। ओके, एक बार फिर से देख लो, प्लेन के साथ कितना एंगल है इनका? 90 डिग्री। बट द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द लाइंस ऑफ फोर्सेस इज हाउ मच? 0 डिग्री। ओके, तो दो बातें होती है कि किसके साथ एंगल निकाल रहे हो, प्लेन के साथ निकाल रहे हो कि नॉर्मल के साथ निकाल रहे हो। चलो एक बात और दिखा रहा हूँ, एक बार और समझो, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, आप नए हैं। ये देखिए बेटा, ये अपने पास प्लेन शीट है और मान लो ये लाइन निकल गई, ये मान लो इलेक्ट्रिक लाइन निकल गई। मैं बोलूंगा फ्लक्स कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है बेटा? 0। कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है? 0, क्योंकि पेनेट्रेशन नहीं हो रहा। फ्लक्स सामने से निकल जा, टच करके जा रहा है, बट उसको भेद करके नहीं जा रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पर फ्लक्स ये जो प्लेन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रही है? 0 डिग्री एंगल। और प्लेन के नॉर्मल के साथ कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। समझ गए ना? तो प्लेन को पेनेट्रेट करना चाहिए, वो कहलाता है। तो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विच आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर निकलती हैं, उन नंबर को हम क्या बोलते हैं? उन नंबर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे मैग्नेटिक बस जोड़ दो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। थोड़ी सी बातें मैं और करता हूँ बेटा। हमारा एक्चुअली हम ये मान के चलते हैं कि एक सिंगल पॉइंट से जाने वाला, परपेंडिकुलर जाने वाली जो फील्ड है वो है ई वेक्टर। कितने वेक्टर? ई वेक्टर। तो अगर आप छोटा सा, मतलब यदि परपेंडिकुलर है तो ई वेक्टर। अब सिंपल इस चैप्टर में ई वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? बी वेक्टर। क्या आ जाएगा? बी वेक्टर। पहले ई वेक्टर था, हम क्या करते थे? चलो मैं दोनों बातें बता देता हूँ। यहाँ पे पहले ई वेक्टर था, अब आ गया है बी वेक्टर। अब इससे सराउंडेड जो एरिया होता था, वहां पे क्या होता था बेटा? डीएस। क्या होता था? डीएस। तो जब यूनिट एरिया से ई फील्ड जा रहा है, तो डीएस एरिया से कितना फील्ड जाएगा बेटा? ई डॉट डीएस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू हुआ करता था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस। अब सिमिलरली यूनिट एरिया से अगर बी फील्ड जा रहा है, तो डीएस एरिया से कितना फील्ड जाएगा? बी डॉट डीएस। तो ये बन जाएगा बेटा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ में आ गया ना? तो ये है परपेंडिकुलर, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through the surface, passing through any given surface is called flux associated to that surface. उस surface से link flux कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों? एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो आपको मैंने वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर में पढ़ाई। भाई हमेशा तो हमारी मनमर्जी नहीं चलेगी कि लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा ई फॉर्म में आए या बी फॉर्म में आए और हमेशा उसका 100% फ्लक्स की फॉर्म में कंट्रीब्यूट हो सकता है लाइंस ऑफ फोर्सेस, मतलब क्या, जरूरी नहीं कि लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा नॉर्मल की फॉर्म में है। जो लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मल की फॉर्म में आ रही, तब तो बात ही क्या है, वो तो पूरी कंट्रीब्यूट होगी। बट यदि लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्मल की फॉर्म में ना आके, मान लीजिए सपोज ऐसे आ रही, एक लाइन आई और यू एंगल बना करके निकल गई, ये अटैक किया यहाँ से और यू एंगल बना करके निकल गई, ये देखिए बी, ये बी वेक्टर है। अब ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो क्या ये पूरा का पूरा भी कंट्रीब्यूट होगा एज ए फ्लक्स? नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि ये फुल टू परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसका हम वो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे जो परपेंडिकुलर हो सरफेस के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट तोड़ दो बेटा, एक टूटेगा क्या? बी कॉस थीटा। हाँ, तो जो बी कॉस थीटा निकला वो वर्केबल है एज ए फ्लक्स, और जो बी साइन थीटा है वो एज ए फ्लक्स काउंट नहीं होगा। समझ में आया बेटा? तो आपको फ्लक्स का वो कंपोनेंट लेना है जो नॉर्मल की डायरेक्शन में है, वो एज ए फ्लक्स काउंट होगा। समझ में आया ना? अब ये यूनिट पार्ट में था, मान लो इस पार्ट में अगर डीएस एरिया है और ऐसे कई सारे जा रहे हैं, तो बेटा यूनिट एरिया में क्या है? बी कॉस थीटा।
तो ds एरिया का कितना जाएगा बेटा, b cos थीटा इंटू ds, कितना जाएगा b cos थीटा इंटू ds। तो बच्चों मैं लिखता हूं d फाई, छोटा सा फ्लक्स, क्यों लिखा, क्योंकि छोटा सा एरिया है। d फाई इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, b cos थीटा मल्टीप्लाइड बेटा कितना बेटा ds, समझ में आया बेटा, d फाई। तो d फाई इज इक्वल टू b cos थीटा इंटू ds। तो d फाई इज इक्वल टू बेटा मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं b डॉट ds, क्यों, क्योंकि a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा, और ऊपर तो यही देखने को मिल रहा ना, मॉड a मतलब b, मॉड ds मतलब ds, और cos थीटा ये बैठा हुआ है। बोलो यस और नो। अब चलिए यदि टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो बेटा टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू डी फाई का इंटीग्रेशन बच्चों। तो डी फाई का इंटीग्रेशन इक्वल टू वैल्यू रख दो बेटा डी फाई की, क्या हो जाएगा बच्चों, बी डॉट ds, बी डॉट ds। आ गया समझ में कि नहीं आया। सो बेटा फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ds। क्लियर हुआ, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। और वहां पे क्या आता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट ds, याद आया, बहुत कुछ मिलता जुलता है। वहां पे आता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी। एनी प्रॉब्लम। तो चलिए जी अब शुरू होता है चैप्टर। ये मैंने आपको इंट्रो दे दिया चैप्टर का, जिससे आप फ्लक्स में बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड का केवल वो कंपोनेंट लेना है जो प्लेन शीट के परपेंडिकुलर हो या नॉर्मल के पैरेलल, नॉर्मल के पैरेलल, शीट के परपेंडिकुलर और नॉर्मल के पैरेलल। यदि नहीं आ रहा है पैरेलल तो आ रहा है तिरछा, तो उसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। ये कंपोनेंट टूटेगा b cos थीटा, ये आपके काम का है क्योंकि ये फ्लक्स में काउंट होगा। ये कंपोनेंट आपके किसी काम का नहीं है, समझ में आ गया। तो इस चैप्टर में आपको बार बार कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। कंपोनेंट किस डायरेक्शन में तोड़ना है, नॉर्मल की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्मल। चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो देखिए बुकलेट रेफर कीजिए, बुकलेट क्या कह रही है। What is magnetic flux? Magnetic flux through any surface is the number of magnetic lines of forces passing normally through that surface. It is the number of magnetic lines of forces passing normally through that surface. Agree? It can also be defined as the area of the surface of the component of the magnetic field normal to that surface. Yes, मैंने अभी बताया. It can also be defined as the product of the area of that surface to the component of magnetic field normal to that surface. Yes. तो क्या बताया मैंने, देखो कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू दैट सरफेस क्या बन गया था बेटा, b cos थीटा, है ना। एंड प्रोडक्ट विद किसके साथ करना है बेटा, ds के साथ। सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज b cos थीटा डॉट ds। समझ में आया बेटा, क्लियर हो गया ना, एनी प्रॉब्लम। यस, सो इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो यस बेटा देखो d फाई इज इक्वल टू b cos थीटा डॉट ds, b cos थीटा डॉट ds। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो d फाई इज इक्वल्स टू b डॉट ds, b डॉट ds। क्लियर हो गया ना। सो d फाई इज इक्वल टू b ds cos थीटा भी लिखा जा सकता है। इसको b ds cos थीटा मैंने शीट में लिख दिया है। ओके, डायरेक्शन ऑफ द ds, डायरेक्शन ऑफ द ds, डायरेक्शन ऑफ द ds इज नॉर्मल। ds की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर तो प्लेन होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी। क्लियर हुआ ना। हाँ बेटा, ये तो देखो एक्चुअली ऐसी बात थी, ये ds के लिए दिया था, बट अब देखो बेटा ये मान लो ऐसा है, ये प्लेन शीट है बेटा, इसका एरिया है a, इसका एरिया है a, सारे फील्ड ऐसे निकल रहे हैं, खूब सारे फील्ड ऐसे निकल रहे हैं, ये गए ये निकल गए, ये वाला आया बेटा पेनिट्रेट करके ये निकल, ये वाला आया पेनिट्रेट करके ये निकल गया बेटा, ये भी b है, ये भी b है, ये भी b है, समझ में आया ना। तो बेटा इसका कंपोनेंट इस पार्ट में क्या टूटेगा, बोलो b cos थीटा। तो इस यूनिट एरिया से जाने वाला कंपोनेंट है b cos थीटा, तो a एरिया से जाने वाला कंपोनेंट क्या होगा बेटा, b cos थीटा इंटू a। तो नेट फ्लक्स इस वाले रीजन में क्या निकलेगा, फाई नेट इक्वल टू b cos थीटा कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्योंकि एक b cos थीटा एक पॉइंट से निकल रहा है, टोटल से कितना निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फाई नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू b इंटू a इंटू कॉस थीटा। क्लियर हुआ। सो बेटा लिख सकते हैं फाई नेट इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। ये बेटा रेगुलर एरिया के लिए है ना, जहां पे इंटीग्रेशन वगैरह करने की जरूरत ना हो। क्लियर, क्लियर आ गया ना समझ में, b इंटू a। क्लियर हुआ बेटा। अगर आप a का वेक्टर ना दिखा करके उसके यूनिट वेक्टर की फॉर्म में शो करना चाहते हो, मैंने आपको बताया था ds वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड बाई ds मल्टीप्लाइड बाई क्या, n कैप। आखिर ds का वेक्टर कहाँ है, n कैप की तरफ है ना।
तो यदि आप एरिया वेक्टर को लिखना चाहें तो बेटा लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर क्या बनेगा बेटा ए इंटू एन कैप। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गया ना, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड कर दिया इंटू क्या एन कैप। एन कैप वेक्टर कह लो वहीं तो जाएगा बेटा, एन कैप परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, समझ में आया ना? यस। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, देखिए टाइप ऑफ फ्लक्स। टाइप ऑफ फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स एंड जीरो फ्लक्स। 3 टाइप के फ्लक्स होते हैं। क्यों होते हैं बेटा? मैं रेगुलर एरिया की बात कर रहा हूँ बेटा, परेशान बिल्कुल मत होना बेटा, मैं रेगुलर एरिया की बात कर रहा हूँ बेटा। मेरे पास ये ए एरिया है, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा जाएगा बेटा? एन कैप ऊपर की तरफ जाएगा, है ना? तो बेटा मैंने ये बोला ये बी फील्ड यहाँ से पेनिट्रेट होकर के आ रहा है, तो बेटा मैं बात करूंगा टोटल फ्लक्स फाई इस फील्ड का इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। यस और नो? अब बेटा याद रखना कॉस थीटा की वैल्यू, बेटा कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होती है? नेगेटिव। समझ में आ गया ना? देखो बेटा ये अभी यहाँ पे थीटा, ये फील्ड ऐसा जा रहा था, इसका थीटा कैसा बन रहा था? एक्यूट। कैसा बन रहा था? एक्यूट। क्लियर हो गया ना? तो बेटा जब तक ये एक्यूट एंगल बना है तब तक ये किसमें आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो यदि तो कॉस थीटा का एक्यूट एंगल का थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये जो थीटा है बेटा 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है, तो बेटा उस समय तक जो आपका फ्लक्स होगा, दैट टाइम फ्लक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा? पॉजिटिव बेटा, क्योंकि 90 डिग्री से कम के लिए कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। फाइन। सेकेंड केस बेटा, अगर फ्लक्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लो, ये देखो थीटा को 90 डिग्री ले लो, मतलब सीधे फ्लक्स को ऐसा भेज दो बेटा, ये लो ये ऐसा भेज दो लाइन को, क्या कोई फ्लक्स कंट्रीब्यूट हो रहा है? नहीं हो रहा है। वैसे भी रख करके देख लो बेटा, रख दो फॉर्मूले में, फाई इज इक्वल टू मॉड बी मॉड ए कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है बेटा? 0। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया? 0। देखो हाँ है ना, शीट के पैरेलल चला गया, किसी ने भेदा नहीं, पेनिट्रेशन ही नहीं हुआ, तो पेनिट्रेशन नहीं हुआ तो फिर फ्लक्स कितना होगा? 0। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट थर्ड केस बेटा, ये देखो ये आ गई लाइन ऐसी, अब देख बेटा एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 से ज्यादा। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन फ्लक्स क्या होगा बेटा? नेगेटिव। तो साफ साफ बात की जाए यदि, तो शीट के यदि बाहर जा रहा है, मतलब फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मतलब कई बार हमें ये लगता है कि शीट के बाहर जाए तो पॉजिटिव और शीट के अंदर आए तो नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि जाने वाला फ्लक्स जो होता है बाहर वाला क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और आने वाला क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो वहां यही फीलिंग यहाँ पे लगनी है बेटा। कुछ डाउट है तो बोलो अपने शब्दों में, पक्का ना? क्लियर हो गया ना? मैग्नेटिक फ्लक्स के पंगे खत्म? यस। चलिए तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब बेटा देखो क्या समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन बातों पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को कौन कौन बदल सकता है। अगर हमारी तमन्ना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज करें, तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं बेटा? फाई इज इक्वल टू आया है बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा बोलो हाँ। तो फाई बदलने के, फाई को यदि हम बदलना चाहते हो तो हमारे पास 3 हाथ पैर बदलने के। नंबर 1 बी बदल दो। क्या बदल दो? बी, मतलब बाई चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बार बार आप मैग्नेटिक फील्ड की क्या बदलो? इंटेंसिटी। सेकेंड बाई चेंजिंग द एरिया, बाई चेंजिंग द एरिया। और तीसरा है बाई चेंजिंग द एंगल, बाई चेंजिंग द एंगल या ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल। बेटा देखो ध्यान से, अभी पिछले चैप्टर में हमने वो पढ़ा था टॉर्क, तो आपको याद होगा यहाँ से नॉर्थ मैग्नेट था और यहाँ से क्या था? साउथ मैग्नेट। ये कांस्टेंट फील्ड जा रहा था यहाँ से और बीच में कॉइल रखी थी, याद है? तो जिस समय कॉइल परपेंडिकुलर बिल्कुल ऐसे आ जाती थी उस समय इसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स जाता था, इस तरीके से पेनिट्रेट होता था, और जब ये घूमती थी तो फ्लक्स कम होता जाता था। इस समय पे आने पे फ्लक्स कितना हो जाता था? 0। ये आया? तो ये ओरिएंटेशन वाला ही काम था। कौन सा वाला काम था? हाँ, अब हम इसका दूसरा पहलू पढ़ने जा रहे हैं, मगर ये काम हो चुका है। क्लियर हुआ? सो मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के बारे में पढ़ रहे थे। फर्दर नोट्स बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज, क्योंकि हम कॉइल की बात करेंगे बेटा, है ना? कॉइल से ही चेंज करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस ए कॉइल कैन बी चेंज्ड बाय फर्स्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आइदर यू कैन चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बट बच्चे ये बहुत ही कठिन बात है, यहाँ पे मैग्नेट रखे हुए हैं
बार बार तुम मैग्नेट को कम ज्यादा करते जाओ, कम ज्यादा करते जाओ, ये बहुत मुश्किल है। समझ गए ना? तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से बदल सकते हो। सेकंड, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, इसका एक डेरिवेशन है। आप कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या कर सकते हो, कम ज्यादा, मतलब कॉइल को कभी बड़ा कर दो, कॉइल को कभी छोटा कर दो, ये भी कर सकते हो। इससे एरिया बदलेगा, कभी छोटी कॉइल कभी बड़ी कॉइल, और एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा, एरिया बदलेगा तो फ्लक्स बदलेगा। हम इसको बदलना चाहते हैं, फ्लक्स को बदलना। थर्ड पॉइंट, कॉइल का ओरिएंटेशन बदलो बेटा, कॉइल का ओरिएंटेशन बदलोगे तो क्या चेंज होगा, थीटा। क्या चेंज होगा, थीटा। थीटा किसका एंगल है बेटा, बोलो, बी का, प्लेन का, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का और नॉर्मल का। व्हाट इज थीटा, लिख ले बेटा ध्यान से। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन, हाँ जी, ये है थीटा एंगल। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द प्लेन। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बात करते हैं बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से बनी है बच्चे। फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए, या फाई डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस। एक फॉर्मूला ये लिखाया रेगुलर एरिया के लिए, छोटे से एरिया के लिए ये लिखाया, और इंटीग्रेट करके ये वाला भी लिखा दिया। इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डॉट डी एस। तीनों में फाई क्या, फाई इज द नंबर बेटा, नंबर ऑफ लाइन्स है ये, और नंबर हमेशा क्या होता है, स्केलर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। क्या होता है बेटा, वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्यों, देख लो टेस्ला मीटर स्क्वायर क्यों होगा। फाई इज इक्वल्स टू, अपन ने पढ़ा बी और डॉट ए, अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। बी की यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही बोलते हैं वेबर। डब्ल्यू बी से शो करते हैं बेटा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की। सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है मैक्सवेल। क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। ओके, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल। मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट होती है गॉस। याद आया, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, और 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। कितने प्यारे प्यारे नाम है, मैक्सवेल। ओके, तो 1 वेबर किसकी बेटा, फ्लक्स की है। ये मैंने याद दिलाने के लिए लिख दिया, टेस्ला पढ़ाया था ना, वो ये किसकी थी, मैग्नेटिक फील्ड की। ये मैग्नेटिक फील्ड की थी, ये है फ्लक्स की। तो 1 वेबर इक्वल टू 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। क्लियर है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अगला टॉपिक पढ़ा चुका हूं, फिर भी आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को बेटा बी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, बी से। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी इज इक्वल्स टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ओनली परपेंडिकुलर फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जो फ्लक्स परपेंडिकुलर होगा वो काउंट होगा। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स per unit area is called magnetic flux density. It is also called strength of magnetic field or magnetic induction. क्लियर हुआ, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर ना बेटा। चलिए अब शुरू हो रहा चैप्टर। अब हम बताते हैं आपको सबसे पहले फैराडे के एक्सपेरिमेंट के बारे में, जहां से ये चैप्टर शुरू हुआ। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्या था बेटा। आग कहां से लगती है, इसकी मैं आपको बता देता हूं। आग यहां से लगती है कि जो ओरस्टेड साहब थे, ओरस्टेड, हेनरी ओरस्टेड नाम था जिनका, समझ गया ना। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होगी, मतलब यदि किसी कंडक्टर में आप करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों तरफ क्या सेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या सेट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब करंट की पावर से, किसकी पावर से, करंट की पावर से। कौन सी पावर को लेकर के बता दिया इन्होंने, मैग्नेटिक पावर को। समझ गए ना, कन्वर्जन देख रहे हो बेटा, कन्वर्जन फील करो। करंट की पावर से किसको, किस पावर को लाके बता दिया, मैग्नेट की पावर को। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे, बहुत ही बढ़िया प्यारे साइंटिस्ट, माइकल
फेराडे, समझ गया ना। माइकल फेराडे साहब को लगा क्या मैं मैग्नेट का इस्तेमाल करते हुए करंट नहीं डेवलप कर सकता हूँ? अगर मैग्नेट का इस्तेमाल करके यदि मैंने करंट बना ली तो चमत्कार हो जाएगा, समझ गया ना। क्योंकि उस समय तक जो करंट थी वो केवल डीसी बैटरी वाली थी। कौन सी बैटरी थी? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट थी, वो लिमिटेड जगह पे यूज होती थी। बट यदि मतलब उसके लिए बहुत सेटअप लगता था, बैटरी बनाओ, चार्ज करो, ये सब वो सब। तो उन्होंने क्या हम मैग्नेट का यूज करके करंट नहीं बना सकते? तो बाद में देखा भी गया कि मैग्नेट का यूज करके वाकई में करंट डेवलप हुई। जो आजकल बिजली बन रही है ना मैग्नेट टरबाइन की वजह से, तो क्या बाद में ये पाया भी गया कि मैग्नेट की वजह से करंट हुई। तो क्या देखा गया? करंट और मैग्नेट में आपस की बहुत खतरनाक वाली जुगलबंदी है। बोलो दोस्ती है कि नहीं है भैया? करंट मैग्नेट से रिलेटेड और मैग्नेट करंट से रिलेटेड है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मतलब करंट, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, समझ गया ना। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो चैप्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में दोस्ती का चैप्टर है। क्योंकि हमने शुरुआत में अभी तक क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में हमने फिर क्या पढ़ा बेटा? मैग्नेटिज्म पढ़ लिया। अब हम दोनों की दोस्ती कराएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या दोस्ती है। आ गया समझ में? चलिए तो आते हैं नंबर 1। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे फेराडे, और फेराडे का एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं कि फेराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो फेराडे का एक्सपेरिमेंट देखिए बेटा, फेराडे का क्या एक्सपेरिमेंट। फेराडे का लैब वाला एक्सपेरिमेंट कहानी तो मैंने 10th क्लास में इसकी सुना रखी है। यदि आप नहीं सुने हैं तो कभी एंड टाइम दूसरे टाइम पे सुना दूंगा कि किस तरीके से मैंने माइकल फेराडे एक्सीडेंटल डिस्कवरी करते हैं। समझ गया ना। बुक बाइंडिंग की शॉप थी, बड़े गरीब थे, पिताजी मूर्तियां तराशते थे, माँ का निधन हो गया था, बड़े परेशान रहते, बट जीनियस, ही इज वेरी मच जीनियस। चलो बच्चों तो देखो माइकल फेराडे का एक्सपेरिमेंट। उनके पास एक कॉइल रखी उन्होंने, क्या रखी बेटा? कॉइल रखी। कॉइल में बेटा गैल्वेनोमीटर लगा दिया। कॉइल में क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। छोटी सी भी करंट को, नन्ही सी भी करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो देख लो बेटा यहाँ पे कोई करंट फ्लो करने वाला कोई फिजिकल सोर्स तो नहीं लगा ना, कोई बैटरी तो नहीं लगी ना। कॉइल लगा है और गैल्वेनोमीटर लगा है। अभी दूर रख दिया, गैल्वेनोमीटर का कांटा शांत था, कांटा शांत था। बेटा जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया, साउथ पोल लिया, उन्होंने जैसे ही ये मैग्नेट लाए पास में, ये क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, ये भटकती आत्मा जैसी क्या दिख रही है? ये मैग्नेटिक लाइंस है। क्या है ये? मैग्नेटिक लाइंस। जैसे ये मैग्नेट को पास में लाएंगे तो ये मैग्नेटिक लाइंस जो होंगी क्या होंगी? इसमें बढ़ेंगी। मतलब पहले मान लो फ्लक्स रहा होगा φ1, पास में आने के बाद फ्लक्स क्या हो गया? φ2। मतलब क्या हुआ? फ्लक्स में चेंज हुआ। फ्लक्स में क्या हुआ? चेंज। जैसे ही वो मैग्नेट को पास में लाते हैं बेटा, ये कांटा तुरंत इधर की तरफ, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में एक तरफ कहीं मूव हो गया। बोलो समझ में आया? एक बात क्लियर हुआ। दूसरा, जैसे ये ले गए, अब जैसे ये मैग्नेट को अभी फॉरवर्ड लेके आए बेटा, तो फ्लक्स कम था और कम से क्या हो गया था बेटा? ज्यादा। क्या हो गया था? ज्यादा। अब जैसे दूर ले जाएंगे तो ज्यादा से कम होगा। पहले कम था फिर ज्यादा पास ले गए थे, जब दूर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा से कम। मतलब अल्टीमेटली फ्लक्स में चेंज तो हुआ ना बेटा। तो फ्लक्स में चेंज हुआ, फिर से ये कांटा ब्लिंक हुआ। बट अभी पहले केस में हुआ था राइट साइड में डिफ्लेक्ट, दूसरे केस में कहा होगा? लेफ्ट साइड में। दूसरे केस में कहा हुआ? लेफ्ट साइड में। मतलब ये समझ में आया कि पोलरिटी वे अलग हो गई है। पास में लाते वक्त फ्लक्स बढ़ रहा था तो पोलरिटी का बिहेवियर अलग था, करंट का बिहेवियर अलग था, और दूर ले जा रहा हूं तो अपोजिट नेचर की। मतलब यदि इधर लाते समय इस डायरेक्शन में करंट जनरेट हुई थी तो वापस ले जाते समय किस डायरेक्शन में जनरेट हुई? डाउनवर्ड। मतलब दोनों अपोजिट है। समझ में आया? साथ ही साथ दूसरी कॉइल यहां भी रख दो इसी बिहेवियर को देखने के लिए, क्योंकि ये पंगा आपने यहाँ नॉर्थ पोल से लिया है। अब इसी पंगे को यहाँ साउथ पोल से देखो बच्चों, ये रख दिया। तो जब बेटा इसको पास में लाए होगे तो साउथ पोल इससे दूर गया होगा, मतलब फ्लक्स कमा होगा। और जब यहाँ नॉर्थ पोल दूर आया होगा तो साउथ पोल पास में आया होगा, यहाँ इस तरह पास में आएगा ना, तो मतलब फ्लक्स क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। जो घटना यहाँ देखी गई बेटा वो घटना यहाँ देखी गई, दोनों तरफ सेम इंसिडेंसेस देखे गए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो मतलब न्यूटन आ गए भाई साहब गलती से। फेराडे के मन में ये बात तो हो रही है कि पक्का मेरे मैग्नेट की पोजीशन चेंज करने की वजह से, मैग्नेट की रिलेटिव पोजीशन चेंज करने की वजह से इस कॉइल में करंट आ रही है। इस कॉइल में क्या आ रही है?
करंट कब आती है बेटा? जब एक टर्मिनल पॉजिटिव हो और दूसरा टर्मिनल क्या हो? नेगेटिव। और दो टर्मिनल के बीच में बनने वाले जो शक्ति होती है, जो जिसे आप वोल्टेज बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेटा ईएमएफ। क्या बोलते हैं? ईएमएफ। कोई ना कोई ताकत है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, कोई ना कोई वोल्टेज है जो इसके अंदर करंट को, जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहा है, दैट इज कॉल्ड, दैट अदृश्य शक्ति इज कॉल्ड ईएमएफ। क्लियर हुआ? तो ये था अंदाजा फैराडे साहब का। फैराडे का ये पहला एक्सपेरिमेंट था। तो फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट ने कहा, एज देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट, जब तक कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक करंट बनती रहेगी, तब तक इंड्यूस ईएमएफ बनता रहेगा। ये जो ईएमएफ बनेगा उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ। समझ गया ना? तो ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन दिया। ओके, अब मैं इसको स्टेटमेंट देता हूं बेटा। शीट पे आइए बेटा, स्लाइड देखिए उसमें, शीट पे। यस, एक्सपेरिमेंट देख लिया ना बेटा? ये सारे एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद इस तरीके से आप एक कॉइल के सामने मैग्नेट को टू एंड फ्रो कर रहे हो तो ईएमएफ जनरेट होता है बेटा। सो क्या निकलता है? थ्योरी देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल and the magnet due to the magnetic lines of force cutting the different angles at the same cross sectional area। इतनी खतरनाक बात है, सीधी बात ये है कि जितना जब फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स इसमें जाने वाला बदलेगा, तब तक क्या जनरेट होगा भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तब तक magnetic flux linked with the coil changes related to the position of the coil and the magnet due to the magnetic lines of force cutting the different angle same cross sectional area in the coil। हाँ, ये तो स्टेटमेंट है, गोली मारो इसको। ऑब्जर्वेशन की बात करो बच्चों। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखिए, पहला ऑब्जर्वेशन इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था। इस ऑब्जर्वेशन के बाद क्या चीज देखी गई? नंबर 1, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट हुआ कि नहीं हुआ? देयर इज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड magnet। Second, the induced polarities of magnetism in the coil। दूसरी चीज ये देखी गई बेटा कि आगे लाने पर जो बिहेवियर है गैल्वेनोमीटर का अलग है और मैग्नेट को दूर ले जाने पर बिहेवियर अलग है। मतलब पोलैरिटी का पंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना? मतलब नेचर अलग अलग है। एक बार फ्लक्स बढ़ रहा है, एक बार फ्लक्स घट रहा है। बदल तो रहा है बट बदलने का तरीका एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है। थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डायरेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जब आपकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक बार करंट अपवर्ड थी पास लाने में, तो दोबारा बाहर जाने पे क्या होगी? डाउनवर्ड। लिखा बहुत टफ है, समझा इजी रहा हूं है, इससे समझना। दैट द इंड्यूस करंट ईएमएफ, ये है काम की बात। बस ये है फैराडे का जो पहली चीज, जो मेन लाइन है वो ये है, लिखी हुई है। दैट इज इंड्यूस ईएमएफ तब तक जनरेट होगा जब तक रिलेटिव मोशन है। जो आपने रिलेटिव मोशन रोक दिया, जैसे ही आपने मोशन रोक दिया तो कोई वहां पे फ्लक्स चेंज नहीं होगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। समझ गए? सो पढ़ता हूं। दैट observation is that the induced EMF is available only as long as there is the relative motion between the coil and magnet। समझ में आया? जब तक रिलेटिव मोशन कॉइल और मैग्नेट के बीच में है तब तक आपका इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। अगर आपने रिलेटिव मोशन रोक दिया है तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। पल्ले पड़ा? समझ में आया? ये था फैराडे का लॉ। समझ गया ना? फैराडे का लॉ याद रखना, जब तक है जान, जब तक है जान। ये है फैराडे का पहला लॉ कि जब तक आप मोशन कर रहे हो, और वो भी कैसा मोशन? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब एक ही पोजीशन के रिस्पेक्ट में दूसरे की पोजीशन वेरी हो। अब आपने ऐसा कुछ किया, ये लो, ये भी वेरी कर रहे हो और ये भी वेरी कर रहे हो। लो 5 मीटर पर सेकेंड से इसको ही भगा रहे हो, 5 मीटर पर सेकेंड से इसको ही भगा रहे हो। बोलो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ये तो इसके रिस्पेक्ट में रुका कह रहा है ना। क्या इससे फ्लक्स बदलेगा? नहीं, क्योंकि ये भी चल रहा है, मैग्नेट भी चल रहा है, आगे कॉइल भी चल रही है। तो जितना फ्लक्स है उतना ही तो फ्लक्स रहेगा। बोलो हाँ है ना? क्लियर हुआ ना? समझ में आ गया? तो क्या रिलेटिव मोशन है? नहीं है। इस केस में रिलेटिव मोशन नहीं है। तो बच्चे कब तक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता रहेगा? इसके कोनों के ऊपर तब तक प्लस और माइनस बनता रहेगा
जब तक कि आपका रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है बेटा, और एक काम की बात सुन लो भैया, बेटा जब इसमें करंट की डायरेक्शन यूं होती है, इसका मतलब ये है प्लस और ये है माइनस, और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है बेटा, इसका मतलब पोलैरिटी चेंज हो जाती है, ये हो जाता है प्लस और ये हो जाता है माइनस। समझ में आया? तो इधर जाने पर कुछ और होगी करंट और इधर लाने पर कुछ और होगी करंट। समझ गए? यही तो है ऑल्टरनेटिंग करंट के जनक, क्योंकि एक बार पॉजिटिव साइकिल की करंट, एक बार नेगेटिव, डायरेक्शन पलट रही है। तो इसीलिए अगले चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट का भी बर्थडे होने वाला है। ठीक है ना? नोट, अब भैया कई तरीके हैं रिलेटिव मोशन कराने के। पहला, कॉइल को मूव कर लो, मैग्नेट को फिक्स कर दो। बोलो यस। कॉइल को रोक दो, कॉइल को और मैग्नेट को मूव करो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैग्नेट को रोक दो, कॉइल को आगे पीछे मूव करो। बोलो यस। तीसरा तरीका, कॉइल और मैग्नेट को दोनों मूव करो, बट ऐसे मत मूव करने लगना। समझ गए ना? ऐसे मूव करो कि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन क्लियर है ना? तो नोट पढ़ता हूं। फर्स्ट पॉइंट, coil can be moved by fixing the magnet. Second point, both the coil and magnet can be moved towards the each other, away from the each other. That is there is a must relative motion between them. Third point, magnetic flux linked with the coil changes relative to the position of the coil and the magnet. हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स तब चेंज होगा जब तक कि रिलेटिव मोशन होगा। इसका मतलब ये है current and hence deflection is large if the relative velocity between the coil and magnet is, hence the rate of change of flux of coil is more. हाँ बेटा, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि जितना ज्यादा फ्लक्स में वेरिएशन होगा, जितना ज्यादा आप रिलेटिव मोशन करेंगे, उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, उतनी ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गया? तो जितनी ज्यादा आप फ्लक्स, वन सेकेंड स्टेटमेंट कर दूं इसको मैं, जितना रैपिड आप फ्लक्स चेंज करेंगे, ईएमएफ उतनी ज्यादा मजबूत होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या था बेटा? पहला स्टेटमेंट था कि ईएमएफ बनता है, क्वालिटेटिव। पहला स्टेटमेंट था क्वालिटेटिव कि वहां पर कुछ है, और दूसरा स्टेटमेंट था क्वांटिटेटिव कि कितना है। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट था जब तक है जान, मतलब जब तक आप मोशन कर रहे हो तब तक आपका ईएमएफ जनरेट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है E इज प्रोपोर्शनल टू d∅dt। ये है, मतलब जितना जोरदार आप फ्लक्स में वेरिएशन करोगे, ईएमएफ उतना जोरदार होगा, तगड़ा होगा। आया समझ में? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ओके, it is directly proportional to rate of change of flux. Heavy you have the rate of change of flux, heavier will be the EMF. अगर rate of change of flux slow है तो EMF भी क्या होगा? कम होगा, छोटा होगा। समझ गया ना? चेंज ऑफ फ्लक्स, बेटा फ्लक्स किसके साथ चेंज होगा? टाइम के साथ। ये जो चेंज होगा था फ्लक्स किसके साथ था? टाइम के साथ। आप अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मूव करोगे तो ये मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में है? टाइम के रिस्पेक्ट में है। तो जितनी जोर की मूवमेंट ज्यादा होगी उतना ज्यादा फ्लक्स जनरेट, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा, उतना ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है ना? आपने गाड़ियां देखी होंगी, गाड़ी में रेस करो, रेस करते हैं ना, तो गाड़ी की लाइट क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। होती कि नहीं होती है? क्योंकि गाड़ियों में अल्टरनेटर लगा होता है, वही घूमता है। तो जैसा आप रेस करते हो, तो जैसे ही रेस करते हो वो तेज घूमने लगता है, तेज घूमने लगता है तो बेटा फ्लक्स का चेंज बढ़ जाता है, फ्लक्स का चेंज बढ़ जाता है तो ईएमएफ बढ़ जाता है। समझ में आ गया जी बेटा? क्लियर हो गया? तो ये था बेटा आपका पहला फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे ये। क्लियर हुए बेटा? मैंने आपको अभी आज की क्लास में मैंने फेराडे का पहला ही एक्सपेरिमेंट आपको बताया है अच्छे से। मैंने अभी फेराडे के दूसरे एक्सपेरिमेंट पे नहीं गया, मगर मैंने फेराडे के दूसरे एक्सपेरिमेंट का लॉ आपके सामने जरूर लिख दिया है। लिख दिया ना? एक बार मैं समराइज कर देता हूँ कि फेराडे का फर्स्ट लॉ और फेराडे का सेकेंड लॉ आपको क्लियर हो जाए। इससे ये एग्जाम में आता है, फेराडे का फर्स्ट लॉ और फेराडे का सेकेंड लॉ। बाकी सब तो जो मैंने बताया है वो तो सब कथा कहानी है। फेराडे का फर्स्ट लॉ, पहला लॉ है, whenever there is a change in the magnetic flux linked with a circuit, whenever there is a change in a magnetic flux linked with a circuit, an EMF and hence a current is induced। मतलब कि जब जब बेटा फ्लक्स में चेंज होगा
तब तक क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ। क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ गए ना, प्रेरित होगा, अपने आप जन्म लेगा, इंड्यूस होगा ईएमएफ इन ए सर्किट। और ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब प्लस माइनस पोलरिटी जनरेट हो जाएगी, और प्लस माइनस पोलरिटी जनरेट होने के साथ साथ यदि आपका सर्किट क्लोज है, इन केस सर्किट क्लोज है, तो करंट भी फ्लो हो जाएगी, करंट भी फ्लो हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। डन बेटा, ओके। सेकेंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो मैंने अभी बताया आपको कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट। इंड्यूस होने वाले ईएमएफ की मात्रा फ्लक्स में किस तेजी के साथ परिवर्तन हो रहा है, किस रफ्तार से फ्लक्स बदल रहा है, उसके प्रोपोर्शनल। जितना जोरदार फ्लक्स बदलेगा उतना ज्यादा ईएमएफ क्रिएट होगा, समझ गए? टरबाइन जितनी जोर से घूमेगा इतनी अच्छी बिजली बनेगी। क्लियर हुआ ना? यस। ओके, सो दैट्स इट टुडे। आज के लिए यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।